Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Char Dham program and its environmental impact, and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view, and it is also important from paper 4 environment point of view. सबसे पहले चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं. दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन December 2016, and the objective of this project is to connect 4 important pilgrim sites. They are important from Hindu religion point of view. These 4 important pilgrim points are Kedarnath, Badrinath, Yamunotri and Gangotri in the Himalayan region, and the objective of this Char Dham project is to connect these 4 important Hindu pilgrimage sites: Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath. और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जाएंगी. ये देखो, ये सारे रोडवेज बिल्ड किए जाएंगे. राइट फ्रॉम ऋषिकेश टू यमुनोत्री को कनेक्ट किया जाएगा, गंगोत्री को कनेक्ट किया जाएगा, केदारनाथ को और बद्रीनाथ को, सबको कनेक्ट किया जाएगा. इन चारों इंपॉर्टेंट जो पिलग्रिम साइट्स हैं उनको ऋषिकेश के साथ कनेक्ट किया जाएगा थ्रू एन ऑल वेदर रोड. एक ऐसा रोड बनाया जाएगा जो सालों भर अच्छा रहेगा, जो सालों भर ट्रांसपोर्ट के लिए कैपेबल रहेगा, एंड इट विल बी डबल लेन. तो ये सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं अंडर चार धाम प्रोजेक्ट. अब करंट न्यूज़ देखते हैं, करंट इशू समझते हैं. तो देखो, इस प्रोजेक्ट को बार बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बाय इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स ऑन इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स. इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का प्लान है जिसमें इन्वायरमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. वैसे ही हिमालयन इकोसिस्टम जो है वो फ्रेजाइल है, और वहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट के कारण हो सकता है कि इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुँचे और वहाँ पे और ज़्यादा डिजास्टर्स के इश्यूज राइज हों. वैसे ही आपको पता है कि बार बार उन एरियाज़ में लैंडस्लाइड होता रहता है, फ्रीक्वेंट फ्लड होता रहता है. तो इस कारण से बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रिगार्डिंग चार धाम प्रोजेक्ट, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया, अंडर PIL फाइल किया अगेंस्ट चार धाम प्रोजेक्ट. और इस PIL फाइल करने के बाद हाल फिलहाल में उत्तराखंड के अंदर फिर से कुछ लैंडस्लाइड्स आ गए. तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रवि चोपड़ा, और इस कमेटी को काम दिया गया टू स्टडी. ये 5 लोगों की कमेटी है जिसके चेयरमैन है रवि चोपड़ा साहब. इस कमेटी को काम दिया गया कि आप स्टडी करें और बताएं कि ये जो चार धाम प्रोजेक्ट है इसका एनवायरनमेंट पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा. इस कमेटी ने स्टडी किया है, एंड दिस कमेटी हैज़ सेड दैट दिस चार धाम प्रोग्राम और चार धाम परियोजना विल हैव इरिवर्सिबल डैमेज टू द हिमालयन इकोसिस्टम. इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. इसमें इस तरह के कई सारे स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए जा रहे हैं. आप देखो इस इमेज में भी, वैसे रियल इमेज नहीं है, एक वर्चुअल इमेज है दैट विल बी पार्ट ऑफ चार धाम प्रोग्राम. तो इस इमेज में इस तरह का वैली के अंदर अगर रोडवेज बनाए जाएंगे तो नेचुरली जो स्लोप एरिया है वहाँ का जो रॉक है वो वीक होगा. जब रॉक वीक होगा तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड मोर. तो ये है रिपोर्ट सबमिटेड बाय रवि चोपड़ा कमेटी, और उस कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे अब सुप्रीम कोर्ट इस चार धाम प्रोग्राम के ऊपर फैसला सुनाएगी ऑन अपकमिंग 8 सितंबर. तो यही है न्यूज़ आर्टिकल. आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि रवि चोपड़ा कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. 4 ऑप्शन दे देगा: वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल प्रोग्राम, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक होगा रिवाइवल और रिव्यू ऑफ चार धाम प्रोग्राम एंड इट्स इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. तो राइट ऑप्शन विल बी चार धाम प्रोग्राम एंड इट्स इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. जो रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा है उसके बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिख के दिए हैं. रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा है, एज ए सेड, कि दिस परियोजना विल हैव इरिवर्सिबल डैमेज ऑन द हिमालयन इकोसिस्टम इन दिस उत्तराखंड रीजन. उसने कहा है कि मैनी साइट्स ऑफ द माउंटेन स्लोप्स अलॉन्ग द चार धाम हाईवेज हैव बिकम अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दिस चार धाम program and they are critical to landslip zones. उसके अलावा देयर हैव बीन फ्लैश फ्लड्स इन अलकनंदा वैली एंड भागीरथी वैली. आपको पता है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, राइट. तो इन सारे एरियाज़ में फ्लैश फ्लड के प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस चार धाम प्रोग्राम. तो
सरल शब्दों में आपको ये भी याद रखना है कि रवि चोपड़ा कमेटी ने इस चार धाम प्रोग्राम के अगेंस्ट सजेशन दिया है। The next article is taken from Science and Technology segment. It is regarding gravitational waves. And this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स होते क्या हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिफाइंड एज रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम caused by some energetic and violent processes in the universe. अब इसके बिल्कुल डिटेल में मत पहुंच जाना, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स की मदद से इसको नहीं समझा जा सकता। बस आप इसको थोड़ा बहुत इमेजिन कर लो, जिस स्पेस में हम रहते हैं, जिस टाइम में हम रहते हैं, उसके अंदर रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। देखो नॉर्मल वेव्स तो तुम समझते ही हो, जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, अगर आप पत्थर उठा करके पानी के अंदर मारो तो वेव्स चलते हैं। ओशन के किनारे भी आपने वेव्स देखा होगा, तो वो वेव्स तो आपको पता ही है, एक तरह के रिपल्स होते हैं, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। लेकिन इसी तरह के वेव्स स्पेस और टाइम में भी क्रिएट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जिस स्पेस में हम रहते हैं, जिस टाइम में हम रहते हैं, उसके अंदर भी एक रिपल क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस। दैट प्रोसेसेस आर हाईली वायलेंट एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस ह्यूज एनर्जी के कारण हमारे स्पेस और टाइम में रिपल्स क्रिएट हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। इससे ज़्यादा देखो आप रिसर्च करने मत बैठ जाना, सिविल सर्विसेज के लिए इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप पढ़ने मत बैठ जाना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल्सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू स्टडी कि एग्जैक्टली ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। बेसिक आइडिया जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, दैट दीज ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्रिएटेड व्हेन सर्टेन एक्टिविटीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ वायलेंट एंड एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ होने चाहिए टू क्रिएट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो कुछ एक एक्टिविटी जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हो सकते हैं वो यहाँ पे मैंने दे रखा है। पहला है व्हेन ए स्टार एक्सप्लोड्स, जब एक स्टार फट जाता है, व्हेन इट एक्सप्लोड्स इट टर्न into a supernova and in that process gravitational wave is released. Second step, when टू बिग स्टार्स ऑर्बिट अराउंड ईच अदर, तो दो बड़े स्टार अगर एक दूसरे के आसपास अगर इस तरह से ऑर्बिट करें, रिवॉल्व करें, देन इन दैट प्रोसेस ऑल्सो ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्रिएटेड। एंड थर्ड, व्हेन टू ब्लैक होल्स मर्जेज, तो अगर दो ब्लैक होल मर्ज करता है तो उस प्रोसेस में भी ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हो सकते हैं। अब देखो ये ग्रेविटेशनल वेव्स दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, और ग्रेविटेशनल वेव जैसी कोई चीज़ होती है ये लगभग 100 साल पहले ही 1916 में ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया था। ही हैड एक्सप्लेन्ड, ही हैड प्रूव्ड इट इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उन्होंने इसको प्रूव कर दिया था ऑन पेन एंड पेपर कि ऐसी चीज़ होती है, लेकिन इसको किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसको कह दिया था, प्रोजेक्ट कर दिया था कि ऐसी एक चीज़ होती है जिसको उन्होंने नाम दिया था ग्रेविटेशनल वेव। और लगभग 100 सालों बाद इन 2015 पहली बार हमने इस ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया, फील किया थ्रू डिवाइस जिसका नाम है लीगो। इस लीगो के बारे में हम और देखेंगे आने वाले स्लाइड में। और उसके बाद से कई सारे ग्रेविटेशनल वेव्स हमने तब से और ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं। सो ये बात आपको, ये इस पेज पे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल वेव्स, दे आर मोर देन सफिशिएंट एज फार एज सिविल सर्विसेज एग्जाम इज़ कंसर्न्ड। तो अब लीगो के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 1916 में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कह दिया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें 100 साल लग गए। और 2015 में हमने लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, वहाँ जाकर के हमने इन ऑब्जर्वेटरी जो हमने बनाए हैं वहाँ हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया, फील किया। तो लीगो को सेटअप किया गया 2 प्लेसेस इन यूएसए। फर्स्ट वन इज़ एट हैनफोर्ड ऑब्जर्वेटरी एंड सेकेंड वन इज़ लिविंगस्टन ऑब्जर्वेटरी। तो ये 2 लीगो ऑब्जर्वेटरी सेटअप किए गए थे ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड दे यूज द मेथड जिसका नाम है लेजर इंटरफेरोमेट्री मेथड। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। दीज 2 ऑब्जर्वेटरीज दे आर ऑपरेटेड बाई MIT एंड कैलटेक यूनिवर्सिटी। तो ये यूएस की यूनिवर्सिटी हैं, आप जानते ही होंगे। और ये 2 यूनिवर्सिटी इन 2 ऑब्जर्वेटरीज को उन्होंने इस्टेब्लिश किया और रन कर रही थी फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। एंड फाइनली लगभग 100 सालों बाद, आफ्टर द प्रेडिक्शन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल वेव्स, आफ्टर 100 years ग्रेविटेशनल वेव्स आर ऑब्जर्व्ड बाय दीज 2 लीगोज।
उसके बाद से कई सारे इस तरह के और भी ऑब्जर्वेटरीज दुनिया भर के अलग अलग कोने में बनाए गए। फॉर एग्जांपल इटली के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी बनाया गया ऑफ ग्रेविटेशनल वेव जिसका नाम है वर्गो, जबकि इंडिया में भी इस तरह का एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है जिसका नाम है लीगो इंडिया। और जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है इंडिगो प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का इंडिगो का फुल फॉर्म है इंडियाज़ इनिशिएटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेशन, इंडियाज़ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिगो प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की मदद से इंडिया के अंदर एक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है एंड दिस विल बी डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन इंडिया एंड दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग ब्रॉट एट हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें एल शेप का एक ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा, एल शेप का ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा। और ये जो एल शेप होगा ये दोनों जो आर्म्स होंगे इस एल शेप के ऑब्जर्वेटरी के वो 4-4 किलोमीटर लंबे होंगे, मतलब टोटल 8 किलोमीटर लंबा ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा इंडिया के अंदर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और एक बार अगर ये बन गया तो दिस विल बी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेटरी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाई 2025। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो एक ग्रेविटेशनल वेव जिसका नंबर दिया है साइंटिस्ट ने GW मतलब ग्रेविटेशनल वेव, उसका नंबर है 19521। ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व किया गया हाल फिलहाल में पिछले साल 21 मई 2019 को। ये दुनिया के 2 ऑब्जर्वेटरीज़ में ऑब्जर्व किया गया, लीगो में ऑब्जर्व किया गया, पाया गया। उसके अलावा वर्गो जो फैसिलिटी है इटली का वहाँ पे भी इसको ऑब्जर्व किया गया। और ये जो वेव है वेव नंबर 19521 दैट वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स। तो ये 2 ब्लैक होल्स है 85M एंड 66M। इन 2 ब्लैक होल्स के मर्जर से ये ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हुआ and these 2 black holes merged while in proximity of another very large black hole जिसका नाम है 142M। ये ब्लैक होल्स के नाम या नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि 2 ब्लैक होल्स 85M एंड 66M पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। देखो कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे कैसे क्रिएट हो सकते हैं। सम ऑफ द हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ होने चाहिए, या तो एक स्टार फट जाए and turn into supernova, then in that case gravitational wave can be created, या फिर 2 stars start rotating revolving around each other, then in that process also gravitational waves can be created. And third, when I told कि 2 black holes merge into each other, that also leads to creation of gravitational waves। तो ये जो तीसरा स्टेप है, जी तीसरा प्रोसेस है, इसमें 2 ब्लैक होल मर्ज हो जाते हैं। उसी प्रोसेस के अंतर्गत फॉलोइंग दैट प्रोसेस इटसेल्फ दिस ग्रेविटेशनल वेव 19521 हैज़ बीन जनरेटेड एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड लास्ट ईयर ऑन 21 May 2019 एट लीगो एंड ऑफ USA एंड वर्गो फैसिलिटी ऑफ इटली। इस वेव्स की ये जो ग्रेविटेशनल वेव है इसकी खासियत ये है कि ये अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल वेव है। अभी तक जो भी हमने ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किए हैं उसमें ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव है दिस वाज क्रिएटेड अबाउट बिलियन ईयर्स अगो। ऐसा नहीं है कि अभी बना और अभी हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया, ये बिलियंस ईयर्स अगो बना था और तब से ये हमारे यूनिवर्स में है, उसको ऑब्जर्व हमने अभी किया है। एंड इस ग्रेविटेशनल वेव का फ़ायदा क्या है? इस ग्रेविटेशनल वेव नंबर 19521 इसका फ़ायदा ये है, उसको एनालाइज करने के बाद, इस वेव को स्टडी करने के बाद अब साइंटिस्ट बता रहे हैं कि दे कैन नाउ टेल विथ मोर सर्टेनिटी कि ये ब्लैक होल्स क्रिएट कैसे होते हैं, हाउ ब्लैक होल्स हैव बीन क्रिएटेड इन आवर यूनिवर्स। तो इसी कारण से ये आर्टिकल अभी आया है। आप सोच सकते हैं कि जब ये पिछले साल 21 मई को ही हमने ऑब्जर्व कर लिया था तो आज ये आर्टिकल क्यों आया? आज ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि इस ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के बाद अब साइंटिस्ट बता रहे हैं कि दे आर नाउ इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन हाउ ब्लैक होल्स वेयर क्रिएटेड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे सवाल बन सकते हैं। पहला तो सवाल यही बन सकता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव 19521 ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट टाइम। तो आपको बताना होगा कि कैसे ये ग्रेविटेशनल वेव बना है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस यहाँ एक लाइन में ही है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ब्लैक होल्स वेयर क्रिएटेड। पीटी में भी इस टॉपिक के बेसिस पर सवाल पूछा जा सकता है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दे रखा है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन।
The next article is taken from international segment. It is about G20 virtual meet of foreign affairs ministers. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. सो G20 के बारे में पहले समझते हैं. तो देखो G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़. इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम जिसके अंदर टोटल 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन इज़ रिप्रेजेंटेड एज वन यूनिट. तो टोटल 20 कंट्रीज़ नहीं हैं, 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन टुगेदर फॉर्म्स G20. G20 का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है क्योंकि अगर G20 को देखें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया के 2/3 पॉपुलेशन लिव्स इन द G20 कंट्रीज़. दुनिया का 85% GDP इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय G20. 75% of international trade is conducted amongst G20 and 80% of global investment in research and development is contributed by G20. तो G20 आप समझो कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी ग्रुपिंग है. G20 की मीटिंग होती है, समिट होती है हर साल. और 2019 में G20 की समिट हुई थी इन ओसाका, जापान, एंड इन 2020 इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय सऊदी अरबिया. तो अब करंट न्यूज़ देखते हो. तो सऊदी अरबिया को इस साल G20 की समिट करानी है. तो अलग अलग तरीके से, अब पूरी समिट तो एक बार में तो सऊदी अरबिया इस साल करा नहीं सकता बिकॉज ऑफ कोविड-19. पहले कैसा होता था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब फाइनेंस मिनिस्टर सब जाते थे. G20 की मीटिंग होती तो वहाँ पे सबकी अपनी अपनी मीटिंग हो जाती थी एक बार में 3-4 दिनों में. लेकिन अभी कैसा कर रहा है सऊदी अरबिया, चूँकि इस साल कोविड के कारण फिजिकल मीटिंग तो हो नहीं सकती, फिजिकल समिट तो हो नहीं सकती, तो अलग अलग टाइम पे कभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की समिट करा रहा है, वर्चुअल समिट, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की, फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट कराएगा. इस तरीके से समिट हो रही है G20 की इस साल. तो करंट न्यूज़ ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की, G20 कंट्रीज़ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई है. और इस फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग में जो टॉपिक डिस्कस किया गया है दैट वाज रिगार्डिंग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर ड्यूरिंग कोविड-19. तो सबसे बड़ा सवाल ये है आज के टाइम में कि अब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है. इसी मुद्दे पे बात हुई है इन दिस वर्चुअल समिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G20. और इसमें इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने प्रपोज किया है एक आइडिया. इसका नाम है G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को वापस से स्टार्ट कर पाएँ. एक बात तो आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अभी भी बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड है. कुछ एक फ़्लाइट्स चालू हुए हैं लेकिन पूरी तरह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो कहीं भी नहीं चल रहे. तो अब कैसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चालू किया जाए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, उसके लिए एस जयशंकर साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं. इसको आप एज इट इज़ याद कर लो, एग्जाम में एज इट इज़ मेंस में लिख देना अगर सवाल आ जाए तो. G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, उसमें 3 सजेशंस दिए हैं. पहला सजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स. तो सबसे पहले तो टेस्टिंग प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज किया जाए, मतलब ये जो G20 कंट्रीज हैं सारे जगह पे टेस्टिंग प्रोसीजर्स का स्टैंडर्ड सेम फॉलो होना चाहिए. और एक बार जब रिजल्ट पब्लिश हो गया देन दैट रिजल्ट शुड बी एक्सेप्टेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री. तो देखो कैसा है कि अगर मैंने मान लो इंडिया में टेस्ट कराया और मुझे रिपोर्ट मिल गया कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ, तो वो रिपोर्ट मैं अगर US चला जाऊँ या यूरोप चला जाऊँ वहाँ पे भी वो रिपोर्ट वैलिड होना चाहिए. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर. पूरे जो G20 कंट्रीज हैं हर जगह सेम टेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो हो एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. एक बार जब कोविड-19 का निगेटिव मुझे रिजल्ट मिल गया तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. मैंने इंडिया में टेस्ट कराया, मैं फिर फ्लाइट लेकर के मैं गया US, वहाँ पे लोग मुझे पकड़ लेंगे कि नहीं आपको फिर से टेस्ट कराना है, दैट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम. तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट उस टाइम में फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोसीजर. तो पूरे जो G20 कंट्रीज हैं सबका क्वारंटाइन प्रोसीजर स्टैंडर्ड होना चाहिए, 14 डेज 20 डेज जो भी है, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए ताकि सब लोगों की एक ओवरऑल यूनिफॉर्म प्लानिंग कर पाएँ कि मुझे यहाँ जाना है तो वहाँ पे मुझे इतने दिन क्वारंटाइन रहना होगा. सो दैट विल हेल्प इन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट. उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल. तो ट्रांजिट प्रोटोकॉल समझो, ट्रांजिट का मतलब होता है कि मान लो आप जा रहे हैं US
लेकिन आपकी फ़्लाइट ब्रुसेल्स में या यूरोप के कहीं भी किसी भी जगह पे 20 घंटे के लिए, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आप अगर मान लो इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट डायरेक्टली यूएस नहीं जाती है, वो यूरोप के किसी कंट्री में, मान लो एम्स्टर्डम में 20 घंटे 25 घंटे का वहाँ पे फिर वो ब्रेक होता है, फिर दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर के आप जाते हैं यूएस। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट। जो एम्स्टर्डम में आप रुके उसको हम कहते हैं ट्रांजिट। तो ट्रांजिट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि 25-25 घंटे का डिले होता है, लैग होता है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर जाएं। तो ट्रांजिट के एक प्रोटोकॉल्स बनाने का भी सजेशन दिया है कि ट्रांजिट में कैसा होगा कि जो लोग भी ट्रांजिट में फंसे हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं लेकिन बीच में किसी तीसरे कंट्री में उनको 20 घंटे 25 घंटे के लिए रुकना है, दैट ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स ऑल्सो हैज़ टू बी डिसाइडेड इफ़ वी हैव टू स्टार्ट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। तो ये है G20 प्रिंसिपल ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल सजेस्टेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स conducted by Saudi Arabia. The next article is taken from Assam segment. It is about important bills passed by Assam Legislative Assembly. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam polity point of view. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इस आर्टिकल का हेडिंग देख के समझ आ रहा है कि आपको एक बात तो पता ही होगी कि असम लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाया गया है फॉर 4 डेज सेशन। काफ़ी प्रिकॉशन बरतते हुए ही 4 दिन का सेशन बुलाया गया असम लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने इस 4 दिन के सेशन में कुछ एक इम्पॉर्टेंट बिल पास किए हैं। तो जो जो इम्पॉर्टेंट बिल पास किए गए हैं उनको एक बार ज़रा हम देख लेते हैं। फर्स्ट बिल इज़ रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू ऑटोनोमस काउंसिल। तो 3 जो नए ऑटोनोमस काउंसिल बनाए जाएंगे वो हैं मोरान ऑटोनोमस काउंसिल, मटक ऑटोनोमस काउंसिल एंड कमतपुर ऑटोनोमस काउंसिल। तो इन तीनों ऑटोनोमस काउंसिल को बनाने के लिए 3 अलग अलग बिल पास किया है असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने। दूसरा इंपॉर्टेंट बिल है असम हेरिटेज टेंजिबल प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 2020। तो इस एक्ट की मदद से अब असम के अंदर जो भी टेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल के बीच का अंतर तो आप जानते ही होंगे। टेंजिबल दैट वी कैन फील, दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग है, सतरज है, मोनास्ट्रीज है, दे आर टेंजिबल। जबकि इनटेंजिबल मान लो कोई पोइट्री है या फिर कोई डांस फॉर्म है, उसको हम लोग इनटेंजिबल कहते हैं, जिसको हम खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। तो टेंजिबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लेकर के आई है असम सरकार। असम लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लॉ पास हुआ है। टेंजिबल हेरिटेज जैसे कि सतराज, मोनास्ट्रीज, स्टूपाज, नामघर, मॉस्क, दरगाह, चर्च, इन सबको कंजर्व किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा अंडर दिस न्यू एक्ट ब्रॉट बाय असम लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है कि वही सारे टेंजिबल साइट्स जिनकी एज कम से कम 75 ईयर से या उससे ज़्यादा है, उन सारे टेंजिबल साइट्स को ही इस एक्ट के अंतर्गत प्रिजर्व करके रखा जाएगा। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट बिल पास किया है दैट इज़ रिगार्डिंग एमएसएमई सेक्टर ऑफ असम। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोसेसर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया। काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं लाइसेंस लेने का, फिर आपको कई सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं एमएसएमई सेक्टर को। तो इन सारे प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है अंडर दिस असम एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन बिल 2020। सो दिस बिल आल्सो हैज़ बीन पास्ड। उसके बाद चौथा जो बिल है जो पास किया गया दैट इज़ असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो देखो, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी तो पहले से थी ही। इस बिल को, इस लॉ को अमेंड किया गया, चेंज किया गया, उसमें थोड़े बहुत प्रोविजंस को चेंज किए गए। चेंज में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया, वो देखते हैं। सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। और इस सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट को अमेंड करके अब क्या कर दिया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन द टैरिफ फॉर पैसेंजर वेसल्स और कार्गो वेसल्स कीपिंग इन माइंड द मार्केट कंडीशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेवल एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स। तो सरल शब्दों में जो हमारे यहाँ पे कार्गो वेसल्स या पैसेंजर वेसल्स चलती हैं, खासकर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर कई सारे फेरीज चलते हैं, उसका जो टैरिफ होगा, जो टिकट का कॉस्ट होगा, दैट विल बी नाउ डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अमेंडमेंट अंडर विच सेक्शन 59 ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। अब असम सरकार डिसाइड करेगी कि कितना किराया होगा, और जो टैरिफ होगा दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस को
भी ध्यान में रखा जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई को भी। उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका कॉस्ट का ध्यान रखा जाएगा एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स का भी ध्यान रखा जाएगा। उसके बेसिस पे कॉस्ट डिटरमाइन किया जाएगा। एंड दिस बिल हैज़ बिन ब्रॉट इन ऑर्डर टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ बोट ऑपरेटर्स एज वेल एज पैसेंजर्स। तो इस तरह की प्राइस रखी जाएगी कि दोनों को फ़ायदा हो, पैसेंजर्स को भी अननेसेसरी हरासमेंट ना हो और बोट ऑपरेटर्स को भी बेनिफिट हो। और जब ये बिल पास किया जा रहा था रिगार्डिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उस बिल के पास होते टाइम में फिर असम के कॉमर्स मिनिस्टर चंद्र मोहन पटवारी साहब ने असम के सारे एमएलएज को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा कर के जो जिबोन डिंगा स्कीम है उसके बेनिफिट्स को वहाँ के लोगों को समझाएं। तो जरा देखते हैं कि ये जिबोन डिंगा स्कीम है क्या। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग मॉडर्न बोट इंजन एट 70% सब्सिडीज रेट। तो हमारे यहाँ पता है, आपको पता ही होगा 2018 में गुवाहाटी के पास ही पांडु के पास ब्रह्मपुत्रा के अंदर एक बोट कैप्साइज कर गया था जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो इस तरह के मिसहैप्स होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो इन तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए असम सरकार लेकर के आई है जिबोन डिंगा स्कीम, जिसमें जो पुराने शिप्स हैं, पुराने वेसल्स हैं, उनके मोटर को चेंज किया जाएगा, मॉडर्न मोटर फिट किए जाएंगे और मॉडर्न मोटर फिट करने के लिए जो खर्चा आएगा उसका 70% कॉस्ट असम सरकार बियर करेगी एज सब्सिडी। सो दैट इज जिबोन डिंगा स्कीम। इससे फ़ायदा क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट टू मिनिमाइज द बोट मिसहैप्स इन असम। देर इज़ वन क्वेरी ऑल्सो, उसको एक बार देख लेते हैं। तो किसी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि सर आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था 2 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, उसको एक बार सॉल्व करके बताइए। तो देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडियाज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन इंडिया इज़ हायर दैन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू एट सेंट्रल लेवल। तो मैंने कहा ही था आपको कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 2 डायग्राम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ग्राफ अगर देखो आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो डायग्राम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। सो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स आप जानते ही होंगे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप देखो तो इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 4.69%, जबकि डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 5.8%, 18%। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई होती है उसमें डायरेक्ट टैक्स से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से कम है। वो बात अलग है कि दोनों में डिफरेंस काफ़ी कम है। सो डायरेक्ट टैक्स से हमारी कमाई हो रही है लगभग 5.8% ऑफ आवर टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से हमारी कमाई हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की 4.69%। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 9.88%। तो इस बेसिस पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि डायरेक्ट टैक्स इज़ इनडायरेक्ट टैक्स इज हायर दैन डायरेक्ट टैक्स, जबकि ऐसा है नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट जरा देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट कंबाइंड सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर गवर्नमेंट के अपने टैक्सेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग टैक्सेज होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ओवरऑल अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो सेंटर और स्टेट के टैक्सेस को कंबाइंड रूप से कितना कलेक्शन होता है वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सेंटर एंड स्टेट का अगर कंबाइंड टैक्स कलेक्शन देखा जाए देन दैट इज समवेयर अबाउट 18.9% ऑफ आवर जीडीपी। जितनी हमारे देश की जीडीपी है उसका 18.9% टैक्स भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके कलेक्ट करती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल 9.88% टैक्स ऑफ आवर टोटल जीडीपी कलेक्ट कर पाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ लगभग 9% टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर टोटल कंबाइंड देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का टैक्स मिला करके तो हमें पता चलेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स को ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ 11.6% ऑफ आवर टोटल जीडीपी, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ ओनली 7.4% ऑफ आवर टोटल जीडीपी। तो अगर सेंटर और स्टेट को मिला लिया जाए, कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए, देन वी विल फाइंड दैट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज हायर दैन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो इसके बेसिस पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कंबाइंड लेवल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इज हायर दैन इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि ऐसा गलत है। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है, डायरेक्ट कम है। सो इसके बेसिस पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव। That's all from our side for today. Thanks for watching.